इसलिए कि एक बड़े ही वेल कंपोज्ड एंड बैलेंस सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। मुसर्रतों को क्यों ना अपना हमनवा बना लिया जाए। किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। मेरे माँ बाप की दुआओं के साथ सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी बीवी की है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड टुडे अगेन वेलकम टू वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हम और आप विद PNY। मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, वो इसलिए कि एक बड़े ही वेल कंपोज्ड एंड बैलेंस सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। बट एक सेंटेंस को इस तरह से कहने के पीछे जो प्री प्रिपरेशन है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उस इंसान की कितनी अंतक मेहनत होती है, कितने सालों की स्टडी होती है, उसके बाद ही वो इस काबिल होता है कि कुछ ऐसा सेंटेंस कह सके। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं ऐसी पोइट्री सुन चुकी हूँ यूथ से कि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत फील हुई कि यूथ को गाइड करना चाहिए कि एक्चुअली एक पोइट्री जो है कहने के लिए, पोइट बनने के लिए या एक राइटर बनने के लिए प्री प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सबका जाना पहचाना नाम, और जब भी उनका नाम माइंड में आता है मेरे माइंड में तो उनकी जो इमेज आती है कितनी एक एनर्जेटिक सी उनकी वाइब होती है। और हम सब जानते हैं किस तरह वो मोबाइल हाथ में लेके चलते हुए वीडियोज़ बनाते बनाते अपनी सारी बात कर देते हैं। तो नन अदर देन इफ्तिखार इफ़ी साहब हमारे साथ हैं। ही इज़ अ ड्रामा राइटर, पोएट, कालम निगार हैं, एक्टर भी हैं। तो मज़ीद डिटेल्स इन्हीं से जानते हैं। वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सवेरा बेटा। मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो आप बेटा कह रहे हैं मैं डायरेक्टली आपके सामने बैठ के आपसे वसूल कर रही हूँ, क्योंकि जो एक रिफ्लेक्शन हमेशा से मैं आपके अंदर देखती हूँ, जो एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जैसे आप मतलब इस पूरी कौम के लिए एक उसमें एक वो वाइब, जैसे एक वायरस हम देख रहे हैं ना, अनदेखा सा कोविड जिसने सबको इफेक्ट कर दिया है, आपकी तरफ से एक बड़ा एक पॉजिटिव सा वायरस आता है। जो डे का स्टार्ट आप करते हैं, आपकी वीडियो आती है, आप वॉक कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं साथ में, इतने वाइब्रेंट, लाइवली और खुश सा एक एटीट्यूड है। इसकी क्या रीज़न है? पहली बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शायद कोई माइक्रो लेवल के ऊपर कहीं जीना आ गया है, खुश रहना आ गया है। मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड आया था तो मैं अपनी दूसरी किताब यूके यात्रा की तकरीबन रुनुमाई के बाद जब यूके से पाकिस्तान पहुँचा तो लॉकडाउन लग गया उतरते ही। पहले तो हम बहुत घबराए और घरों में बैठे रहे। तो अम्मा की कैफियत होती थी कि अम्मा फ़ोन कर रही हैं कि इफ़ी मेरा सांस ख़राब हो रहा है, कभी बेगम रात को उठ के कह रही है सुनिए मेरा सांस ख़राब हो रहा है, कभी बच्चे। अच्छा, फिर जब आपको याद होगा कोविड में हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे एक दूसरे को, 8-8, 10-10 लोग लगे हुए। वहाँ भी 15 मिनट के बाद ऐसा लगता था हम सबको कोरोना हो गया। तो मेरे जहन में एक आइडिया प्रोड्यूस हुआ रमज़ान में, जब पिछले साल रमज़ान था, कि यार हम तो बहुत डर गए हैं, बहुत खौफज़दा हो गए हैं, तो मैं को वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं कोई और बात करूँ कोरोना के अलावा। इस नीयत के साथ मैंने पहले या दूसरे रोज़े को मैंने पहली वीडियो बनाई। उस वक्त मेरे पेज के ऊपर 37,000 लोग थे फॉलोवर्स, तो वो मैंने वीडियो डाल दी इफ्तारी से पहले, और मैंने इफ्तारी के बाद जब देखा तो उसके ऊपर 7,000 लोग थे। अब इतने लोग तो पहले कभी आए नहीं थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने फिर रोज़ एक वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि यार एक शख्स जो मास्क के बगैर, चरिंद परिंद की आवाज़ें आ रही हैं, सब्ज़ा नज़र आ रहा है और वो कोई और बात कर रहा है आपके साथ, वो कोरोना डिस्कस नहीं कर रहा। खैर, वो जब मैंने किया तो बहुत सारे दोस्तों ने सराहा, लेकिन ज़्यादा वो थे जिन्होंने कहा यार ये की करी जा रहे हैं, तू करंट अफेयर पे गल नहीं करेंगे, लोग की नहीं आएंगे। मैंने कहा यार मेरा मकसद बिल्कुल लोगों को लाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ है कि यार एक अच्छी और पॉजिटिव बात इन तक पहुँचाई जाए। और उसका नतीजा फिर ये निकला, आपने देखा कि माशाल्लाह 5 लाख फॉलोवर्स अब हो चुके हैं 1 सवा साल के अंदर। जहाँ तक बात आपने जो की ना खुश वाली, तो ज़िंदगी जब गुजारनी ही है और जीना है, और जीना तो एक तसलसल का नाम है, तो फिर गम के साथ क्यों जिया जाए, तकलीफ़ के साथ क्यों जिया जाए, मुसर्रतों को क्यों ना अपना हमनवा बना लिया जाए, मुस्कुराहटों के साथ क्यों ना जिया जाए। तो मुझे ये समझ आया कि जब तक मैंने रहना है, जब तक मेरी सांस है, मुझे मुस्कुराते रहना है और खुश रहना है।
जो आपका एक खुशी वाला ये तासुर है, आपको कुछ शायद अभी नहीं पता हो, अभी जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, कितने लोगों में मुंतकिल हो रहा है। और मैं फ्रैंकली जब मैं देखती हूँ समटाइम वीडियो अगर थोड़ा डाउन भी है, एकदम फ्रेश एक स्माइल आती है फेस पे। तो आप ये जो स्प्रेड कर रहे हैं, इसका तो कोई, मैं कह रही हूँ, कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में। अभी मैं ये बात भी कर रही थी व्यूअर से कि पोइट्री की लाइन, आपने ऐसी ऐसी लाइंस कही हैं माशाल्लाह से कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं एक्चुअली बात करना चाहूँगी उस लाइन के बैकग्राउंड की, कितने सालों की मेहनत होती है, स्टडी होती है, और वो क्या सोच होती है कि जिसके बाद ये लाइंस आती हैं। देखिए सुहेरा, पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में आपने गुस्से वाले लोग देखे होंगे, क्योंकि उनके जब दिमाग में गुस्सा होता है तो फिर उनके मुंह से अल्फाज भी बुरे निकलते हैं। और जो बड़े कूल, बड़े ठंडे और गुस्से को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनके अल्फाज दूसरे होते हैं। अच्छा, आप अगर ये सोच के बैठिए ना कि आज मैंने गुर्बत पे कोई मजमून लिखना है, तो फिर आप गुर्बत पे लिखेंगे। लेकिन अगर आप आज आपने सोचा कि आप जो है तालीम और तरबियत पे लिखेंगे तो लेकिन उस मजमून को लिखने के लिए उन थॉट्स के साथ या उस इल्म के साथ मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी होता है। वेरी ट्रू। वो लोग भी हैं जो बुरी बातें करते हैं, एतराज़ करते हैं, वो लोग भी हैं जो बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करते, बाबा जी इशफाक साहब और बानो कुसियापा जैसे लोग। मेरे जहन में ख़ास तौर पे अगर आप इसकी बात कर रही हैं, किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, मेरे जहन में हमेशा से एक बात रहती है कि मैं यार कोई एक ऐसी बात करूं जो लोगों में राहत और आसानी पैदा करे। वो वीडियो की शक्ल में, वो तहरीर की शक्ल में हो, वो किताब की शक्ल में हो, या शायरी की शक्ल में हो। मेरे अंदर से कभी नहीं निकलेगा वो जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, अगर मेरा दिमाग उसके साथ टैली नहीं करता। मैं हमेशा जब भी कोई शायरी करता हूँ, मैंने इसलिए बहुत कम रोमांटिक शायरी बहुत कम की है। मेरा रोमांस इंसान है और इसकी प्रॉब्लम्स हैं और इसकी खुशी है कि यार इसको खुशी कैसे दी जाए। ये वाली हुआ ये था कि रमज़ान से एक दिन पहले की बात है, मैं बैठा हुआ एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, रात को 2:30 बजे का टाइम था। तो मेरा बेटा मेरे पास आया, उसने कहा बाबा जी आगे पिज़्ज़ा नहीं खा सकेंगे तो आज पिज़्ज़ा खाएं। मैंने कहा यार ले आ। हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अजहर, शायर हैं ग्लासगो के, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने मुझे एक अपना शेर भेजा, उसके अंदर 3 लफ्ज़ मुझे बड़े क्लिक किए, हज़ार खामी और बशर। उनका एक शेर था, वो शेर तो नहीं याद। मैं अपने बेटे को कहने लगा, मैंने कहा यार ये जो बशर है, अक्सर हमारी अम्मा भी कहती हैं बशर में तो हज़ार खामियाँ होती हैं, ये एक मतलब एक सेइंग भी है। वो कहीं फंसी हुई थी। कहता बाबा क्या सोच रहे हैं? मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा यार किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। करा वाह 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 वाह, पैसे लिए और वो चला गया। तो जब नीचे उतरा तो दूसरा मिसरा आया, तो मैंने खिड़की खोली ऊपर से, मैं कहा अली बता, मैं कहा किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना। करा वाह वाह डैडी, लिखे मैं आ रहा हूँ, चला गया। जब वो वापस आया तो मैं कहा पिज़्ज़ा साइड पे कर, सुन। मैंने उसको ये पूरी नज़म सुनाई। अली मुझे कहने लगा कि बाबा ये तो मुझे लगता है बड़ी मज़े की चीज़ हो गई। मैंने उसको उस रात उठा के पेज पे डाल दिया, अभी लिख के। उस पर एक डिबेट शुरू हो गई, सुबह तक एक अजीब सिलसिला हो गया था। चौथे रोज़े को या 5वें रोज़े को रीमा खान जो हमारी फिल्म स्टार हैं, उन्होंने अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में उसको पढ़ दिया। तो वहाँ से मुझे भी लगा कि नहीं यार, क्योंकि देखें तख्लीक़कार को तो अपनी हर चीज़ बड़ी अच्छी और अजीज़ लगती है। वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ मज़े की चीज़ हो गई, ये लगता है। दूसरी बात जो आपने की बड़ी अच्छी की, ये ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एक शेर ने इंस्पायर किया था और ऐसे नहीं होता, चीज़ें ऐसे नहीं आती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। एक बादशाह जब करीबुल मर्ग था तो उसने अनाउंस किया कि मुझे 1 साल के अंदर कोई शख्स महल बना के दे नया, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत सारे लोग आए, पूरी दुनिया से आए और वो नहीं महल बना सके और वो चले गए। एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं आपको एक महल बना के दे सकता हूँ 1 साल के अंदर। उसने कहा अगर ना बनाया तो गर्दन काट दी जाएगी। उसने कहा अगर बना लिया तो उसने कहा तेरी मुंह मांगी
रकम दी जाएगी। तो उसने कहा जी मुझे इनाम में दो महल बनेंगे, एक आपका होगा एक मेरा होगा। अच्छा। बादशाह ने कहा ठीक है। सारी चीज़ें, सारे मजदूर, सारी बजरी रेत दे दी गई। उसने 1 साल से पहले, चंद दिन पहले महल बना दिया। बादशाह ने एक तकरीब रखी, उस तकरीब के अंदर उसने शुरफा को, नवाबीन को और रियासत के जो मसनद नशीन थे उनको बुलाया और उनसे फिर बुला के कहा कि देखो इस शख्स ने 1 साल के अंदर ये महल बना दिया। तो वो शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी जान की अमान पाऊँ तो एक कर्ज करूँ। बादशाह ने कहा करें। उसने कहा जी मैंने 1 साल में नहीं ये महल बनाया। क्या मतलब? कहता जी मैं जब छोटा था तो आपके जब अब्बा जिंदा थे उनके दौर में बादशाह सलामत के मैं आपके महल तामीर किया करता था अपनी फैमिली के साथ, अपने अब्बा अपने चचा के साथ। कहता मैंने उस वक्त तय किया था कि मैं एक महल बनाऊंगा, और जब उस महल की सारी डिजाइनिंग मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो गरीब थे डिस्कस किया करता था, तो वो कहते थे कि यार तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, हमारे पास तो खाने को नहीं, तो महल कहाँ से बनाएगा। और जब ये वाला मौका आया तो मैंने इनाम में एक महल आपसे मांग लिया जिसकी चाबी आज आपने मुझे दी है। तो ये महल मैंने 40 साल में बनाया है। तो किसी बशर में 1000 खामी, 53 साल अल्लाह के बंदों से, जो मैं दावेदार हूँ झूठी मोहब्बत का अल्लाह के बंदों से 53 साल में गई है, एक लम्हे में नहीं गई। वाह, ये बात है जो कि हम देखते हैं 2 लाइन, बट उसके पीछे वो निचोड़ कितने सालों का है। मैं यही इसीलिए डिस्कस करना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मुझे रिग्रेट ना रहे कि मैं इस तरह आपसे पूछ नहीं सकी, इसीलिए आज हमने आपको यहाँ बुलाया। अच्छा, अब एक चीज़ हमारी इस सोसाइटी में बड़ी अनकॉमन सी है कि हम बीवियों की तारीफ नहीं करते। कोई भी अगर मर्द हजरात में से, और हमेशा बीवियों पे लतीफ़े ही बने हैं, जोक्स बने हैं, मीम बने। आपने अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट पेश किया, दासी, ये आपने कैसे किया, ये क्या सोच? बापे कहते हैं कि भगत कबीर ने कहा था कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, बुरा मिला ना कोई, जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। हमारी सोसाइटी में बीवियों को एडमायर, बीवियों को क्या, हम तो किसी को भी माँ बाप के अलावा किसी को मानते नहीं है, और माँ बाप को भी कंडीशनल मान रहे होते हैं हम अपने अलावा, वो मैं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बीवी की तारीफ करेंगे या उसके लिए पिज़्ज़ा ले आएंगे या उसकी कोई हेल्प कर देंगे किचन में, तो हम पंजाबी जी कहते हैं बुढ़ी तले लग गया। अच्छा, उस सारी इस ताने को ना सुनने की वजह से आप एक इतनी बड़ी खलीज अपने और अपनी बीवी के दरमियान रख लेते हैं, तो आपको कभी नहीं पता चलता कि जब आप उस हलाल रिश्ते में मोहब्बत और जज्बात के साथ उस खलीज को ख़त्म कर देते, पाट देते हैं, जहाँ कोई नहीं कह सकता कि बीवी की इज्जत ज़्यादा है या शौहर की ज़्यादा है, बीवी ज़्यादा प्यार करती है, शौहर ज़्यादा प्यार करता है। रोमांस की उस पीक को आप कभी नहीं छू सकेंगे। अहमक और बदनसीब होते हैं वो लोग जो अपने इस रिश्ते को, जिसकी इब्तिदा अल्लाह ने इस रिश्ते से की, आदम और हव्वा, एंजॉय ना कर सके। उसके लिए मुझे ये वाला जो है ना कि मैं मर्दा, मैं एंजा, उससे नीचे आना पड़ेगा। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, पहली जो किताब चिकट छोले है उसकी दिबाचा में, कि मेरे माँ बाप की दुआओं के साथ सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी बीवी की है। मेरी इस वक्त 2000 में शादी हुई थी और मेरी 3500 रुपये इनकम थी, और मेरी बीवी जिस घराने से आई थी वहाँ AC लगे हुए थे। 10 साल एक कूलर और एक पंखे में गुजारती ऊपर वाले पोर्शन में, तो फिर मैंने AC लगवाया था, मेरी औकात नहीं थी। ये सारे अरसे में उसने कभी नहीं कहा जी मेरा खर्चा नहीं चुकता या फला नहीं होता, मैं चलनी हाँ, मैं नहीं रहती। वो मेरे साथ, वो जितना मकनातीस नहीं होता लोहे के साथ जुड़ जाता, वो ऐसे जुड़ गई थी। अब मुझे नहीं पता कि मैं वो कब हो गया और वो मैं कब हो गई, मुझे नहीं पता। तो वो ट्रिब्यूट मैंने इसीलिए लिखा है अपनी किताब में दासी के नाम से, कि वाकई मुझे उसके साथ रह के आज एहसास होता है कि पुजारन क्या होती है और देवता क्या होता है। वाह, आप इतने रियलिस्टिक हैं, आप इतनी हकीकत पसंद हैं, और आपने ड्रामा लिखा नागिन, टोटली एक फिक्शन बेस्ड एक ओटीटी सीरीज, वो क्या कहानी थी, आपने किस तरह से लिखा और कैसे सोचा?
ना नागन मेरे तो वो नहीं थी, वो दरअसल नागन तो था बाबर जावेद साहब की सोच पैदा हुई थी, जो उस जियो के हेड थे। उन्होंने बुलाया, शाह बिलाल साहब की वसातत से मैं गया। उन्होंने कहा जी नागन लिखना। उन दिनों नागन इंडिया का बड़ा हिट था पाकिस्तान में और वो रेटिंग ले रहा था। अच्छा, इस तरह की जो माफूकुल फितरत चीज़ें होती हैं वो बड़ी रेटिंग लेती हैं, जादू टोना फला। आप कब्रिस्तान में जब जाते हैं ना, डर आप रहे होते हैं, वो एक नादीदा ताकत से, गैर मरई चीज़ से डर था। हालांकि उससे किसी ने कुछ नहीं करना होता था, कब्रिस्तान में तो बेचारे हिल भी नहीं सकते वो। तो एक वो जो खौफ का अंसर है इंसान में, एक फोबिया है, अनहोनी, नादीदा खौफ, उसके तहत नागन जैसे या जादू टोने जैसे ड्रामे चुड़ैलों वाले बड़े हिट होते हैं, इस पर फिल्में भी बनती हैं। तो वो हिट जा रहा था, तो मैं वहाँ से निकला, मैं बानो आपा उससे जिंदा थी, मैं उनके पास गया, मैं कहा माँ जी वो कह रहे नागन लिखो। तो उन्होंने कहा काका लिख, वो ए हमीद ने भी तो ऐनक वाला जिन लिखा था, अंबर नाग मारिया लिखा था, तो बिस्मिल्लाह तो कर। लेकिन फ़र्क ये रखी कि ज़रा सा भी अगर तूने कलम को इजाज़त दी ना किसी गलत तरफ जाने की, तो ये कॉमेडी हो जाएगी, बड़ा माइनर सा फर्क। तो बानो आपा ने थापी दी, हमने लिखना शुरू कर दिया। और उसमें पीछे कोई ऐसा नहीं था। और मज़े की, हाँ इसमें एक मज़े की बात जो डिस्कस करने वाली, वो मैं आपको बता दूँ। बचपन से मुझे चुड़ैलों की, जिनों से भूत नहीं डर नहीं लगता। तो मैं कभी भी, जब अम्मी सुनाती थी ना एक पीपल के दरख्त पे चुड़ैल रहती थी, तो मैं वैसे ही सो जाता था बोर होकर। मुझे इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं इनसे डरता भी नहीं हूँ। जिन को मानता हूँ इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है जिन आता है, लेकिन मुझे आप किसी भी कब्रिस्तान में ले जाए, कहीं बेआबान में ले जाए, मैं बंदे से डर लग सकता है कि जो लूटने आ जाएगा, अदरवाइज किसी ने क्या करना। मैं, अल्लाह मुझे कह रहा है कि तू अशरफुल मखलूकात है, पूरी खलकत ने, जमादात, निबादात, मौसम, बादल, सब ने तो सजदा किया था आदम को, तो ये तो मेरे आगे झुके हुए हैं और मुझे अशरफ करार दे दिया, तो मेरा किसी ने क्या बिगाड़ना है। बिल्कुल सही। आप जो हमारी यूथ है उसको क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई पर्सन राइटर बनना चाहता है या पोइट बनना चाहता है, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, अगर आपने लिखना है तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर खुशहाल होना तो पहले बांटना पड़ेगा। आपको अगर इज्जत चाहिए तो पहले दूसरों को देनी पड़ेगी। आपको रिस्क की फरावानी चाहिए तो किसी का पेट भरना पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। शगफ है अगर लिखने से तो ज़रूर आए, तो बड़ी अच्छी बात है। वो बानो कुसी आपा वाली बात कर देता हूँ। आपा फरमाती थी कि अगर तुम्हारे अंदर ये जुर्रत पैदा हो जाए कि तुम कलम उठा लो और कमर बस्ता हो जाओ, तो फिर अल्लाह आपको लिखना सिखा देता है। तो मेरा ख्याल है पहले नियत करें, पढ़ें। मैं जब एक्टिंग करता था, मुझे एक्टिंग मिलती नहीं थी, मैं घर आके अपनी लाइब्रेरी में घुसा रहता था जो अब्बा की थी, दादा की थी। उस वक्त मैं बड़ा बुरा भला कहता था कि यार काम नहीं मिल रहा, सिफारशी हैं, फला है। वो 8-10 साल जो काम नहीं मिला ना एक्टिंग में, वो सारा पढ़ने में लग गया। जब वो पढ़ने में लग गया तो जब लिखने का मौका आया तो तब वो सारा इल्म, सारी विकेबलरी, सारे तजुर्बात कलम ने वहाँ उगलने शुरू कर दिए। तो वो दरअसल रहमत का वक्त था जब काम नहीं मिलता था और मैं उसको ज़हमत समझ रहा था। हमारी नस्ल को एक बात जान लीजिएगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा बड़े मोतबाना और रिक्वेस्ट करके, तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह ये आप हमारे थे जमील, क्या नाम था, बड़े अच्छे राइटर थे, जमील आता था उनके नाम के साथ। खैर, उन्होंने मुझे ये बात की थी एक ड्रामे की लाइन पे। मैंने कहा सर ये लाइन नहीं समझे। उन्होंने कहा तू बोल दे काका। राशिद डार साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, 1-2 लाइनें थी मेरी उसमें, छोटा सा रोल था। मैंने कहा नहीं सर मुझे समझाएं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात, मैंने कहा मेरे माथे पे सलवटे हैं। मैंने कहा है। कह रहे तेरे क्यों नहीं है? मैं कहा मैं जवान हूँ। कहते लेकिन जब मेरी उम्र में आएगा तुझे ये सलवटे पड़ जाएंगे। इसी तरह ये बात अगर आज सिर्फ कुछ सुन के समझ लें तो अच्छा है, तजुर्बात तो समझा ही देंगे। तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करें। अभी आप देख रहे हैं पसीने आ रहे हैं और हब्स है, फिर अभी इसके बाद भादो असू आ जाएगा। असू में रात को आप खेत में पानी दें, सुबह को सूख जाता है, मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, नमी कम हो जाती है। असू के बाद कत्ते आएगा, कत्ते में दिन जो है वो हो जाएगा गर्म, रात ठंडी हो जाएगी। मौसम से बड़ी तकलीफ के बाद दूसरा मौसम जन्म लेगा जिसको हम सर्दी कहते हैं। और जब सर्दी जारी होती है 6-7 महीने के बाद, तो
आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर सर्दी, फिर पंखा चलाया, फिर बंद कर दिया। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ये चीज़ें ऐसे ही जन्म लेंगी, लेकिन अपना प्रोसेस पूरा करेंगी। जिस तरह गंदम उगने में टाइम लेती है, बीज दरख्त बनने में वक्त लेता है, इंसान भी ऐसे ही है। आपने कोई बंदा देखा जो 25 साल का पैदा हुआ हो? कभी नहीं। आहिस्ता 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 आपका करियर भी ऐसे है। इसलिए वो जो लम्हा मौजूद है जो आप जी रहे हैं, उसको एंजॉय करें, मुस्तकबिल की फिक्र में ना रहें और माजी के किस्सों को भूल जाएं। वेरी ट्रू। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। नौजवान नस्ल अगर इसमें रहेगी ना, वो मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा सर मुझे बड़ा परेशान हो गया किया, कहता जी मास्टर्स कितने 2 साल हो गए। मैंने कहा फिर 27 साल उम्र हो गई है तो कोई सेट नहीं हो पा रहा, तो मैं बड़ा डिप्रेशन चा। मैंने से कहा, मैं कहा बेटा डिप्रेशन से निकल जा। नहीं सर देखे ना, मतलब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। मैंने कहा जब तू पैदा नहीं हुआ था तो अल्लाह ने माँ के पेट में तुझे रिज़्क़ का हिस्सेदार बना दिया, फिर माँ के जिस्म में तेरा हिस्सा रख दिया, फिर जब तू बड़ा हुआ अपनी माँ ने तेरे हाथ खिलाना शुरू किया, तेरा बाप कमा के लाता रहा, तेरी माँ तुझे खिलाती रही, और करते 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 तू स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, तुझे कपड़ा मिला, रोटी मिली, मकान मिला, इज्जत मिली, मोटरसाइकिल मिली। 24 साल की उम्र में तूने मास्टर्स किया है और अपनी कमाई का 1 रुपया तेरे पे नहीं लगा। उस अल्लाह ने इतना बंदोबस्त तेरे लिए कर रखा है, तो उसने आगे कुछ नहीं किया होगा, शर्मिंदा हो गया। तो फिक्र ना करें, खुश रहें। वो जो है ना कि होठ घुमा, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। ये आपके साथ जो है एक सिटिंग या एक सेशन बिल्कुल काफ़ी नहीं है, जितना वाइड आपका नॉलेज है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। पर क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमारा एंडिंग पे है, तो मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का एंड है वो हम आपकी पोइट्री की लाइन्स पे करें। क्या आज कहना चाहेंगे पोइटिकली? देखिए जी, वही मैं सुनाना चाहूँगा जो बहुत वायरल है आज, और वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह, बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का, आज आप आए यहाँ पे। मेरे लिए भी ये बेटर है कि मैं चुप ही रहूं, क्योंकि ऐसे इंसान जब साथ हो जिनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो तो उनके आगे बैठ के बोलना बनता ही नहीं। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो एक था मेरे माइंड में एक रिग्रेट हमेशा से है कि मैं बानो आपा से कभी इस तरह से सिटिंग नहीं कर सकी, उसका अज़ाला क्योंकि आप एक रिफ्लेक्शन है उनकी सब थॉट्स का, उनकी सब सोच का। तो आज आपको इस तरह लाइव यहाँ पे आपकी बातें सुन के वाइब फील करके मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबसे मैं यही एंड में कहना चाहूँगी कि वही बात कि जो हमने सीखी सर से भी, कि अपने प्रेजेंट को खुशहाल बनाने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली पास्ट भी खुशहाल ही होगा, फ्यूचर के बारे में फिर अच्छा गुमान हम रख सकते हैं। इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY के अनदर एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।